डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन स्टडी किया था। नाउ वी डिस्कस, अब हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। आपने देखा था कि हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पी प्लेट को नेगेटिव यानी कैथोड सपोज किया था और क्यू प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था बैटरी के, इसलिए ये क्या था, एनोड। इन दिस आर्टिकल इफेक्ट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल के अंदर हम क्या करेंगे, रिवर्सिबल की हेल्प से धीरे धीरे जो क्यू प्लेट जो पॉजिटिव पोटेंशियल थी एनोड, उसको हम उसका पोटेंशियल पॉजिटिव डिक्रीज करेंगे और उस पर नेगेटिव पोटेंशियल को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो इस आर्टिकल के अंदर जब हम रिवर्सिबल की हेल्प से क्यू प्लेट पर हम पॉजिटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे और नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, तो आपको पता है कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे थे वो किसकी तरफ आ रहे थे, क्यू प्लेट्स की तरफ। अब आप सबको पता है क्यू प्लेट पर धीरे धीरे नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो उनको रोकने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे नेगेटिव पोटेंशियल क्यू प्लेट्स पर इंक्रीज होता जाएगा। एक स्टेज आएगी, इतना मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा क्यू प्लेट्स पर, वो पी प्लेट से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल ही रिपेल कर देगा। तो वो पोटेंशियल जिस पर पी प्लेट से क्यू प्लेट्स की तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल स्टॉप्स हो जाएं, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ हम डेफिनेशन रिपीट्स कर रहे हैं, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप्स कम्प्लीटली इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। अब आपको पता है कैथोड से तो वो पी प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, लेकिन क्यू प्लेट्स पर पहुंच नहीं पा रहे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, वो बीच में रह जाएंगे कि पी प्लेट्स और क्यू प्लेट्स के बीच में। तो बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, उनकी वजह से जो चार्ज डेवलप होता है, उस चार्ज को क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज, याद रखना। अब हम ये स्टडी करेंगे इस ग्राफ के बारे में, जो ग्राफ है बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल के बीच में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल के अंदर हम 1 बाय 1 फोटॉन्स की फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे। हम पहले इसमें क्या करेंगे, एक कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी का फोटॉन्स ले लेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज नहीं करेंगे। मान लीजिए आप सबको पता है एनर्जी ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। यदि हम फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे तो एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हमने एक फोटोन डाला फ्रिक्वेंसी वाला जिसकी फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट, तो आप सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। यदि हम सेम फ्रिक्वेंसी के 2 फोटोन्स निकालते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स होंगे। 3 फोटोन्स इंसिडेंट करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख रहे हैं I1 I2, I1 शो कर रहा है सिंगल फोटोन के लिए और I2 शो कर रहा है डबल फोटोन्स के लिए। अब देखिए, आपको पता है पर यदि हम मेटल को चेंज नहीं करते तो उस पर्टिकुलर मेटल का वर्क फंक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट। आपको पता है एक पर्टिकुलर मेटल का वर्क फंक्शन कभी चेंज नहीं होता। आयरन का वर्क फंक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कॉपर का जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होता। मान लीजिए हमने आयरन मेटल लिया, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, चाहे सिंगल फोटोन से चाहे डबल फोटोन से, तो उनको सेम वर्क फंक्शन स्पेंड करना पड़ेगा और बाकी जो एनर्जी बचेगी वो क्या काम आएगी, इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देने के। अब आप सब ने पढ़ा होगा, हम इतनी फ्रिक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट कराएं जो फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड के इक्वल हो, तो हम उससे फालतू का नहीं इंसिडेंट कराएं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एमिट होगा, निकलेगा, लेकिन वो मूव नहीं करेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। अब आप सबको पता है कि फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट और एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, चाहे एक फोटोन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन्स, 2 फोटोन्स की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, सेम रहेगी। तो उन्हें रोकने के लिए पावर भी क्या लगानी पड़ेगी, सेम लगानी पड़ेगी, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आपको याद रखना है, यदि हम फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। इस जो ग्राफ है, फिर उन्होंने क्या करा, फ्रिक्वेंसी चेंज करके देखी, दूसरी फ्रिक्वेंसी का एक फोटोन डाला तो क्या हुआ, उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन्स की निकलने की। लेकिन 2 फोटोन्स डाले तो 2 फोटोन से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले उनकी भी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही आई जो एक फोटोन की वजह से आई, तो उनको रोकने के लिए भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आई नई फ्रिक्वेंसी के लिए वो भी सेम रही। भले ही वो इस स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज़्यादा थी, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसकी वैल्यू क्या रही, सेम। तो आपको इस आर्टिकल में याद रखना है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस के। वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे। अब आप यहाँ देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई वी नोट आ गया। ये आया कहाँ से, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, और डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, वी क्यू। यदि हम चार्ज को ई से दिखाएं तो क्यू के प्लेस पर क्या हो जाएगा, ई, तो डब्ल्यू इक्वल टू ई वी हो गया।
अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नोट से दिखा रहे हैं तो ई वी नोट, तो वर्क अपने आप में क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, तो W इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर इज इक्वल टू में किसके आ गया, ई वी नोट के। तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है। और नाउ वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है, हमें मिनिमम फ्रिक्वेंसी का जो फोटोन इंसिडेंट कराना होता है वो फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, थ्रेशोल्ड। यदि हम थ्रेशोल्ड से कम फ्रिक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट कराएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा। यहाँ पे देखो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल फ्रिक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट ने क्या किया, फ्रिक्वेंसी चेंज करी। तो अभी मैंने बताया था यदि हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उनको रोकने में पावर भी ज़्यादा लगानी होगी। तो पावर का मतलब क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप देख रहे हैं ν3 फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो उनके रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा। ν2 की कम है फ्रिक्वेंसी ν3 के कंपेरिजन, तो उसको कम चाहिए होगा। ν1 बिल्कुल ही कम है, तो उसे रोकने के लिए पावर कम लगानी पड़ेगी, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम। यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा हुआ है, वहाँ इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं थी, तो इन्होंने क्या करा, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी। फ्रिक्वेंसी को चेंज करा तो इन्होंने देखा फ्रिक्वेंसी चेंज करने से एनर्जी चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो गया, चेंज। तो इन्होंने फिर क्या करा, 2 फोटोन्स डाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, इंटेंसिटी सेम आई, इंटेंसिटी डबल हो गई। लेकिन उन्होंने देखा फ्रिक्वेंसी तो हमने उतनी ही रखी है, ν3 ν2 ν1, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई, सेम आई। 3 फोटोन्स डाले तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं किया, तो एनर्जी भी चेंज नहीं हुई, तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या आया, सेम। तो इन्होंने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो आपको याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, नॉट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एच न्यू नोट। अब आप देख रहे हैं यहाँ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। तो आप सबको पता है जब तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, जब तक फ्रिक्वेंसी कितनी ना पहुंच जाए, थ्रेशोल्ड। तो देखिए ग्राफ में जैसे ही फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड के इक्वल पहुंचती है तो जब भी करंट एकदम रैपिडली क्या हो जाता है, इंक्रीज। यदि फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, करंट की वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, 0। जैसे ही फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड के इक्वल पहुंचेगी तो एकदम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट रैपिडली क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। तो आपको याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रिक्वेंसी के। अब यहाँ पर हमने ये लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, सबसे पहला लॉ मैंने बताया था। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। सेकंड लॉ क्या बताया था कि जो फॉर ए गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम फ्रिक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थर्ड हमने क्या बताया था कि जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। वहाँ पर हमने बताया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, बट इट डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लियर। तो किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रिक्वेंसी पर। फोर्थ, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। जैसे ही रेडिएशन फॉल्स होते हैं इतना इमीडिएटली होता है प्रोसेस कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एमिट्स, तो फॉल ऑफ रेडिएशंस, फॉल ऑफ फोटोन्स एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो टाइम लैग होता है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, 10⁻⁹ सेकेंड। 10⁻⁹ सेकेंड्स टाइम लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स फोटोन के इंसिडेंट होने के बाद एमिट होने में। क्लियर। अब हम यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आइंस्टीन ने क्या कहा, जो हम फोटोन्स डालते हैं किसी भी मेटल्स के ऊपर, कैथोड के ऊपर, वो बिहेव करते हैं एज ए पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उनकी जो एनर्जी होती है टोटल E=hν स्पेंट होती है 2 फॉर्म्स में। एक तो वर्क फंक्शन के फॉर्म में, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की फॉर्म से, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने की फॉर्म में, और बाकी बची हुई एनर्जी यदि होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या देती है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको याद रखना है एनर्जी ऑफ फोटोन्स E=hν स्पेंड्स इन 2 वे। फर्स्ट, टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स यानी वर्क फंक्शन, प्लस रिमेनिंग एनर्जी गिव्स द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो हेयर E=hν वर्क फंक्शन प्लस ½ mv²।
हाफ एम वी स्केयर इक्वल टू क्या लिख दिया, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नोट। वर्क फंक्शन की फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू नोट। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। हाफ एम वी स्केयर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। इक्वेशन नंबर 2। ये रिलेशंस किसके बीच में है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच में। और आपने पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, ई वी नोट, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, ई वी नोट इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर इज इक्वल टू में एच न्यू माइनस न्यू नोट। और अब इसको वेवलेंथ की फॉर्म में चेंज कर दिया तो न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, न्यू नोट इक्वल टू क्या हो गया, सी बाई लैम्डा। वैल्यू पुट कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर इक्वल टू क्या आ गया, एच सी ब्रैकेट्स में 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नोट। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 आपको पता है ई वी नोट इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर इज इक्वल टू में एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू में एच न्यू माइनस न्यू नोट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू में एच इंटू में वेलोसिटी ऑफ लाइट ब्रैकेट्स में 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नोट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये आर्टिकल यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम आर्टिकल करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। अभी मैंने आपको बताया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, और वर्क डन किसके इक्वल था लास्ट आर्टिकल्स में, ई वी नोट। तो आप यहाँ पे क्या करिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू में ई वी नोट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, वर्क फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू में ई वी नोट। तो आप इसको दोबारा से पुट कर सकते हैं, ई वी नोट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू में हाफ एम वी स्केयर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट इज इक्वल टू में एच मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ लाइट ब्रैकेट्स में 1 अपॉन में लैम्डा माइनस 1 अपॉन में लैम्डा नोट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब इसके बाद ये कुछ सेल्स हैं, फोटो एमिसिव सेल, फोटोवोलेटिक सेल्स, फोटो कंडक्टिव सेल। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये तीनों के तीनों सेल्स, ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन CBSE सिलेबस फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। क्लियर। हम अब इसके बाद कल नेक्स्ट आर्टिकल जो स्टडी करेंगे वो क्या होगा, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस। ओके, क्लियर।